नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट CNCC 2 बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन ब्लॉक 6 शाला पूर्व बच्चों के लिए खेल क्रियाएं -2 इकाई 27 बच्चों के लिए कला संबंधी खेल क्रियाएं 27.1 प्रस्तावना। एक पालनकर्ता अथवा शाला पूर्व कार्यकर्ता के नाते आप निश्चय ही बच्चों को स्वयं अपने बारे में आश्वस्त, आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने, अन्वेषण करने के लिए उत्सुक तथा अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने के इच्छुक बनाने में मदद करना चाहते होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न इकाइयों में खेल क्रियाओं का वर्णन किया गया है। इस इकाई में बच्चों के लिए कलात्मक क्रियाओं के आयोजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कला तथा उससे संबद्ध क्रियाओं के उचित चुनाव तथा आयोजन से बच्चों की रुचियों, योग्यताओं तथा शक्तियों को विकसित करने में सहायता की जा सकती है। बच्चों द्वारा बनाई गई कुछ ड्राइंग, पेंटिंग व कोलाज के चित्रखंड के मध्य पृष्ठों में दिखाए गए हैं। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप शाला पूर्व बच्चों की पाठ्यचर्या में कलात्मक क्रियाओं की महत्ता को जान पाएंगे, बच्चों की कला को समझ पाएंगे तथा उसकी सराहना कर सकेंगे। शाला पूर्व बच्चों के लिए उपयुक्त कलात्मक क्रियाओं की पहचान कर सकेंगे। शाला पूर्व बच्चों के समूह के लिए कला क्रियाओं की योजना बना पाएंगे तथा उन्हें कार्यान्वित कर सकेंगे। इन क्रियाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों तथा उपकरणों की पहचान कर सकेंगे। कलात्मक क्रियाओं की विकास संबंधी अवस्थाओं को स्पष्ट कर सकेंगे। 27.2 कला बच्चों के लिए इसका अर्थ: जब बच्चों को पेट, ब्रश तथा कागज जैसी सामग्री दी जाती है तो उन्हें कुछ मौलिक कार्य करने का अवसर मिलता है। उन्हें चित्र बनाने, पेंटिंग करने और गीली मिट्टी से मॉडल बनाने में आनंद आता है, क्योंकि इसके द्वारा वे स्वयं को अभिव्यक्त कर पाते हैं और पालनकर्ता ऐसा सोचते हैं कि इन क्रियाओं का उद्देश्य बच्चों को व्यस्त रखना ही है, जिससे कि वे शैतानी न करें। यह दृष्टिकोण सही नहीं है। कला क्रियाएं आयोजित करने का उद्देश्य बच्चों को व्यस्त रखने के बजाय बच्चों के विकास को बढ़ावा देना होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की कलात्मक क्रियाएं आयोजित करने से बच्चों के सर्वांगीण विकास के अवसर उत्पन्न होते हैं। विचार तथा भावनाएं, जिन्हें बच्चे अपने सीमित शब्द ज्ञान अथवा अनुमोदन के ओर से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वे चित्रकारी के रंगों, मिट्टी की डली वस्तुओं, पैरों के थिरकने, ढोल बजाने जैसी क्रियाओं से व्यक्त होते हैं। आपने शायद किसी बच्चे को क्रेयन से इतने तेजी से रंग भरते देखा हो कि क्रेयन टूट जाता है या कागज मुड़ा जाता है। शायद इतनी शक्तिशाली गतिविधि उन प्रबल संवेगों को व्यक्त करने का काम कर रही हो जिससे बच्चा शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाया है। कलात्मक क्रियाओं द्वारा संज्ञानात्मक संकल्पनाएं सीखी जा सकती है। पेंटिंग करते समय बच्चों को रंग का ज्ञान हो जाता है। जब बच्चे ब्रश को पहले पीले रंग में और फिर नीले रंग में डुबाते हैं तो वे यह सीख लेते हैं कि नीला और पीला रंग मिलाने से हरा रंग बन जाता है। इस खोज से उत्साहित हो वे दूसरे रंग को भी मिलाकर देखने की चेष्टा कर सकते हैं। गीली मिट्टी के साथ खेलते समय उन्हें यह पता चलता है कि वे केवल मिट्टी गीली होने पर ही चीजें बना सकते हैं और सूखने पर गीली मिट्टी के बने खिलौने टूट सकते हैं। कलात्मक क्रियाओं से क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। आप देखेंगे कि ऐसी अधिकांश क्रियाएं करते समय बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करके और अपनी अपनी खोज भी एक दूसरे को बताते हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर तथा बारी बारी से सामग्री का प्रयोग करना भी सीखते हैं। इस प्रकार को अंतःक्रिया से सामाजिक तथा भाषा संबंधी विकास में सहायता मिलती है। कलात्मक क्रियाओं में भाग लेने के लिए बच्चों को बार बार कहना नहीं पड़ता। जब आप उनके सामने कला संबंधी सामग्री रखेंगे तो बच्चे उसकी ओर आकर्षित होंगे और उनका प्रयोग भी करना चाहेंगे। जो बच्चे पहले हिचकिचा रहे थे, औरों को कुछ बनाते देखकर वे भी उसमें शामिल हो जाएंगे। बाद में आप पाएंगे कि वे अपने काम में इतने तल्लीन हो गए हैं कि वे दूसरों की उपस्थिति को भूल जाते हैं। 27.2.1 बच्चों की कला को सराहना। बच्चों के चित्र अक्सर वास्तविक नहीं होते और हम में से अधिकांश वयस्क इस कारण उन चित्रों की आलोचना करते हैं।
माता पिता तथा अध्यापकों को बच्चों के ये चित्र नापसंद हो सकते हैं। वे कह सकते हैं, पेड़ तो कभी गुलाबी नहीं होता या ये तुम्हारी बहन जैसी तो नहीं लगती। तुम कोई ऐसा चित्र क्यों नहीं बनाते जो सुंदर दिखे। परंतु बच्चों के लिए वास्तविक चित्र बनाने की अपेक्षा रंग चुनना, ब्रश चलाने का आनंद तथा अपने विचारों को अपने ढंग से रूप देना ही अधिक महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि उनके चित्र वास्तविक नहीं है, वरन उनकी किसी घटना या वस्तु के बारे में अभिव्यक्ति है। बच्चों के चित्र उनके अनुभवों को दर्शाते हैं। अगली बार उसी वस्तु को वे अलग ढंग से चित्रित कर सकते हैं। किसी वस्तु या घटना का विभिन्न प्रकार से अनुभव करना तथा उसको अलग अलग अर्थ देना संकल्पनाओं का विकास करने की ओर एक अनिवार्य कदम है। बच्चों की कलात्मक रचना हम वयस्कों को अधूरी लग सकती है। उनकी रचना कागज पर कुछ लकीरें, गीली मिट्टी से कुछ गोले बनाकर ही समाप्त हो सकती है। संभवतः बच्चे अपनी रचना को वे रूप न देना चाहे जो हम वयस्कों को उचित लगता है। बच्चे जो भी बनाएं, आप उसकी सराहना करें। यदि आप बच्चों की रचना के बारे में उससे प्रश्न करते हैं, रचना पर बच्चे का नाम लिख उसे दीवार पर लगाते हैं या उन्हें घर ले जाने के लिए देते हैं, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि उनकी रचना सराही गई है। इस प्रकार की सराहना में रचना का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि चित्र या गीली मिट्टी से बना मॉडल कितना सजीव लग रहा है अथवा कितना सुंदर है। आपको सृजन की प्रक्रिया तथा बच्चे की आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब बच्चे के बनाए किसी चित्र को देखकर आप यह न समझ पाएं कि उसने क्या बनाया है, तो आप उससे इसके बारे में पूछें। बच्चों को यह बताने में आनंद आता है कि उन्होंने क्या बनाया है। अपनी कला के बारे में बात करने से उन्हें आत्म अभिव्यक्ति का एक और अवसर मिलता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि आप हर बार बच्चों को अपनी रचना के बारे में बताने को कहें। वे अक्सर ऐसे चित्र बनाते हैं या पेंटिंग करते हैं जो किसी वस्तु का चित्रण न होकर केवल उनकी भावनाएं ही अभिव्यक्त करती है। आप देखेंगे कि जब आप बच्चे को कोई नई चीज देते हैं तो वे उसकी अच्छी तरह छानबीन करते हैं तथा अनेकों प्रकार से उसका प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। कला संबंधी सामग्री के साथ भी ऐसा ही होता है। बच्चों को ड्राइंग और पेंटिंग के लिए रंगों, ब्रश तथा वे किस सतह पर कागज, जमीन या अखबार के कागज पेंटिंग या ड्राइंग करना चाहते हैं और वे क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कभी कभी पेंटिंग करने की बजाय पेंटिंग के उपकरण जैसे कि ब्रश को विभिन्न प्रकार से आजमाना चाहते हैं। वह ब्रश को कागज पर विभिन्न प्रकार से वे फेर कर देखती है, रंग में डुबोती है और रंग के छींटे कागज पर डालती है। इस प्रकार उपकरणों की खोजबीन नए और अनुपम प्रयोग के तरीके की विधियों को जन्म देती है। बच्चे जब कलात्मक क्रिया में मशगूल व्यस्त हो जाते हैं तो फिर इसमें कोई बाधा आए यह उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें मदद करने के आपके इरादे से उनकी क्रियाओं में बाधा पड़ सकती है। उन्हें बनाने तथा सामग्री का मनचाहे ढंग से प्रयोग करने की स्वतंत्रता दीजिए। इस तरह से ब्रश पकड़ने या मिट्टी को इस तरह गोल नहीं किया जाता है जैसे निर्देशों से उनके सृजन में बाधा पड़ सकती है। इस संदर्भ में एक शाला पूर्व शिक्षक के बारे में बताना उचित होगा। इस शिक्षक ने शाला पूर्व केंद्र के एक कमरे की दीवार पर यह लिख रखा था, बच्चों को चुनाव करने की स्वतंत्रता दें। इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? 27.3 ड्राइंग। प्रत्येक बच्चे की आत्म अभिव्यक्ति, वह चाहे नृत्य, संगीत या कला द्वारा हो, विकास संबंधी अवस्थाओं पर आधारित है। यह अभिव्यक्ति अन्य क्षेत्रों में होने वाले विकास के स्तर से संबद्ध होती है। खंड 3 में अपने ड्राइंग के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। क्या आपको स्क्रिबलिंग के बारे में पढ़ा याद है, जो बच्चे लगभग 1.5 वर्ष की उम्र में शुरू करते हैं? प्रारंभ में बच्चे तेजी से ऊपर नीचे सीधी रेखाएं खींचते हैं। ये इतनी मजबूती से रंग या क्रेयन पकड़ते हैं कि कुछ समय बाद थकावट के कारण यह पकड़ ढीली पड़ जाती है। इस अवस्था में बच्चों को बड़े कागज की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वे बांग को तेजी से घुमा रहे होते हैं। 2 से 2.5 वर्ष की आयु तक यह सिकलिंग की अवस्था चलती रहती है। अगली अवस्था नियंत्रित स्क्रिबलिंग है। अब रेखाएं अर्धगोलाकार होती है। इसमें कलाई की गति पर नियंत्रण बढ़ जाता है। अब वे वक्र छल्लों तक जटिल पैटर्न बनाने लगते हैं। रेखाएं अब कागज के कम बाहर जाती है।
तीसरी अवस्था में बच्चे अपनी स्क्रिबलिंग को नाम देते हैं, वे यह बताते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है। यह अवस्था 3 वर्ष की आयु के बाद आती है। सबसे पहला चित्र एक गोलाकार होता है जो मानव या पशु के सिर का संकेत करता है। बच्चे इसको कोई नाम भी दे सकते हैं। बच्चे अब अपनी बनाई हुई वस्तु तथा वास्तविक वस्तुओं या घटनाओं के बीच समानताएं देखना शुरू करते हैं। तथापि आपको बच्चों द्वारा बनाई गई आकृतियों को पहचानने में अभी भी कठिनाई होगी। 4 वर्ष की आयु के बाद से बच्चों के चित्र तथा पेंटिंग वास्तविक दिखने लगते हैं। वस्तु की मुख्य विशेषताएं तब चित्र या पेंटिंग में शामिल होती हैं, पर इनमें से कुछ पर बल दिया जाता है और कुछ पर नहीं। उदाहरण के लिए, बच्चे द्वारा बनाए गए एक मनुष्य के चित्र में एक बड़ा सा सिर देख सकेंगे जिनमें आँख, नाक, मुंह बने हुए हैं, परंतु शरीर केवल 1 या 2 लाइन खींचकर बनाया गया है। धीरे धीरे लगभग 9 वर्ष की आयु तक बच्चों में और दक्षता विकसित होती जाती है। अब ये शरीर के अवयवों को वास्तविक अनुपात में चित्रित करने लग जाते हैं। 27.4 पेंटिंग। ड्राइंग की अपेक्षा पेंटिंग में प्रयोग करने के अधिक अवसर है। जिस तरह से ब्रश को कागज पर रखा तथा चलाया जाता है, रंगों में विविधता, ब्रश से रंग को टपकते तथा रंग को कागज पर फैलते हुए देखना, ये सभी स्थितियां प्रयोग और अन्वेषण के लिए उपलब्ध है। पेंटिंग के लिए शिक्षक को पहले से तैयारी करनी पड़ती है। आपको रंग मिलाकर रखने होंगे, प्रत्येक बच्चे के काम करने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करनी होगी तथा यदि उपलब्ध हो तो प्रत्येक बच्चे को एक एप्रन बांधना होगा। बाद में कार्यस्थल तथा ब्रशों को साफ करने में भी कुछ समय लगेगा। पेंटिंग के समय अक्सर कार्यकर्ता कुछ तनाव महसूस करते हैं। उन्हें उसकी चिंता रहती है कि कहीं रंग न बिखर जाए, कहीं बच्चों के कपड़े मैले न हो जाएं। आपको यह मानकर चलना होगा कि यह सब कुछ तो होगा ही। यदि शिक्षिका सफाई तथा व्यवस्था बनाए रखने पर अत्यधिक बल न देकर बच्चों के सृजनात्मक होने के अवसर देती है तो बच्चों को इसमें आनंद आएगा। 27.4.1 पेंटिंग में कुछ विविधताएं। ब्रश से पेंटिंग करने के अलावा आप बच्चों को स्प्रे पेंटिंग, रेत से पेंटिंग, धागे से पेंटिंग, ब्लो पेंटिंग, हाथ और उंगलियों से पेंटिंग, मार्बलिंग, पत्तियों और फूलों से पेंटिंग तथा जमीन पर पेंटिंग से परिचित करा सकते हैं। स्प्रे पेंटिंग। स्प्रे पेंटिंग में दांत साफ करने के किसी पुराने ब्रश को रंग में डुबाकर पेंटिंग के कागज पर रगड़ा जा सकता है। इस प्रकार पूरी सतह पर रंग भर जाएगा। यदि स्प्रे करने से पहले आप कागज पर किसी वस्तु की आकृति रख देते हैं तो उस चित्र की जगह छोड़कर बाकी कागज पर रंग आ जाएगा। फिर बाद में जब आप आकृति उठाएंगे तो वही आकृति कागज पर बन जाएगी। आप एक एक करके बहुत से रंगों का प्रयोग करके बहुरंगी स्प्रे पेंटिंग कर सकते हैं। रेत से पेंटिंग करने के लिए पहले आप कागज पर गोंद लगाएं। अब इस पर रेत बिछा दें। यदि आप रेत बिछाने से पहले उसे रंगना चाहते हैं तो एक कटोरे में एक हिस्सा रंग लें और उसमें 4 हिस्सा रेत मिलाएं। उसे सूखने के लिए रख दें। पेंटिंग की ही भांति कागज की कोई आकृति रखकर बाकी हिस्से में गोंद लगाकर उसे रेत से ढका जा सकता है। आकृति हटाने पर उसी के आकार का पैटर्न कागज पर बन जाएगा। धागे से पेंटिंग के लिए किसी मोटे सती धागे या सुतली को रंग में अच्छी तरह भिगो लें। अब पैटर्न बनाने के लिए धागे को कागज पर रख दें। धागे के दोनों सिरे कागज के बाहर एक साथ ही ऊपर की ओर निकले हुए होने चाहिए। यह ध्यान रहे कि कागज एक सपाट सख्त सतह पर रखा हो। धागे वाले कागज को दूसरे कागज के ढक दें। एक हाथ से ऊपरी कागज को कसकर दबाएं। दूसरे हाथ से धागे के दोनों सिरों को पकड़े और बाहर खींच लें। पहला कागज हटाकर देखें, आप एक पैटर्न बना अंडरस्कोर पाएंगे। यदि आप धागे का एक ही सिरा खींचते हैं तो एक भिन्न प्रकार का पैटर्न बन जाएगा। आप अगर एक अन्य धागे को दूसरे रंग में डुबाकर उसी कागज पर वही प्रक्रिया दोहराते हैं तो पैटर्न अधिक जटिल तथा रंग बिरंगा बनेगा। प्रारंभ में स्प्रे पेंटिंग तथा धागे से पेंटिंग करते समय 3 वर्षीय बच्चों को सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मार्बलिंग के लिए किसी चौड़े मुंह वाली बाल्टी या टब की आवश्यकता पड़ेगी। इसको पानी से भर लें। रंग में थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिलाकर उसे बाल्टी या टब में भरे पानी पर छिड़क दें। रंग और तेल का यह घोल पानी पर तैरने लगेगा।
अब पानी की सतह से छोटा कागज का टुकड़ा लें और उसे पानी से धीरे से छुआएं। पानी की सतह से लगाते हुए उसे धीरे धीरे ऊपर उठा लें। आप देखेंगे कि कागज पर एक पैटर्न बन गया है। पिन की सहायता से किसी रस्सी पर लटकाकर इसे सुखा लें। इस क्रिया के लिए पूरी निगरानी की आवश्यकता है कि कहीं बच्चे रंग अपने मुंह में न डाल लें या उनकी आंखों में न लग जाए। मार्बलिंग के लिए बहुत सारे रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इन सभी क्रियाओं के लिए प्रत्येक कदम पर बच्चों को यह बताते रहना ज्यादा अच्छा है कि अब क्या करना है। आप पूरे कार्यकलाप से संबंधित आदेश एक बार में नहीं दे सकते क्योंकि बच्चों को ये लंबे चौड़े आदेश याद नहीं रहेंगे। बच्चों को ब्लो पेंटिंग करके दिखाएं। कागज पर रंग डाल दें और किसी स्ट्रॉ या नली से उसे फूकें। ऐसा करने पर कागज पर बारीक प्रवाह में पेंट इधर उधर फैल जाएगा जिससे मजेदार पैटर्न बन जाएंगे। हाथ तथा उंगली से पेंटिंग के लिए आटे का पेस्ट घर पर बना लें। आटे में पानी मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं और इसे कागज पर डालें। इसमें सूखा रंग डालें और बच्चों को दोनों को हाथ से मिलाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे अब हथेली को विभिन्न प्रकार से घुमाकर अनेकों प्रकार के पैटर्न बना सकते हैं। कागज को अब लटकाकर या मेज पर रखकर सूखा लें। क्रिया के अंत में आप ध्यान रखें कि बच्चे ने अपने हाथ अच्छी तरह से धो लिए हैं। पेंटिंग का एक और प्रकार पत्ती तथा फूल से पेंटिंग करना है, जिसमें रंग का प्रयोग नहीं किया जाता। पत्तियों तथा फूल की पंखुड़ियों को अपनी उंगलियों से मसलकर कागज पर रगड़ें। आप देखेंगे कि इनके रस से कागज रंगीन हो गया है। बच्चे गीले तथा सूखे दोनों प्रकार के रंगों से फर्ज पर पैटर्न बना सकते हैं। होली के सखे रंग, हल्दी पाउडर, लकड़ी का बुरादा, इसे आप रंगीन कर सकते हैं। बाल, चावल के आटे या गे का प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों के साथ इनमें से कुछ क्रियाएं करना आपके लिए आनंददायक रहेगा। नीचे दिए गए स्थान पर क्रिया के प्रति बच्चों की अनुक्रिया तथा अपने विचार लिखिए। शायद आपको भी पेंटिंग के अन्य तरीके आते हों। आप वे तरीके बच्चों के साथ कर सकते हैं। अध्ययन केंद्र के दूसरे विद्यार्थियों के साथ इस बारे में चर्चा करना उपयोगी होगा। 27.5 ठप्पा हो। शाला पूर्व बच्चा ब्लॉक से भी छपाई कर सकता है। हमारे देश में ब्लॉक छपाई की एक समृद्ध परंपरा रही है, परंतु हम आपसे शाला पूर्व बच्चों के लिए जो ब्लॉक बनाने की बात कर रहे हैं वे इतने जटिल नहीं हैं। ये कम दाम में आसानी से बनाए जा सकते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए आलू, प्याज, भिंडी, कमल ककड़ी 2 को चौड़ाई में काटें। आलू के इस कटे हुए भाग में चाकू से कोई पैटर्न बना लें। कई सब्जियों के इन कटे हुए भागों में अपने पैटर्न भी होते हैं, जैसे भिंडी में, कमल ककड़ी में। एक कटोरे में रंग लें और उसमें कपड़ा या पतला स्पंज का टुकड़ा रख दें। अब ब्लॉक को इस कपड़े या स्पंज से छुआएं जिससे कि केवल थोड़ा सा ही रंग ब्लॉक में लगे। अब कागज, फर्श, कपड़े या हथेली पर छपाई कर डालें। पत्तियों का भी ब्लॉक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पत्तियों की निचली सतह, जहां पर नसें सबसे अधिक उभरी हुई होती है, को रंग से ढक दें। छपाई करने के लिए इसे एक कागज पर कसकर दबाएं। क्या कोई दूसरी वस्तु या सब्जी आपके ध्यान में है जिसका प्रयोग ब्लॉक छपाई करने में किया जा सकता है? छपाई के लिए उंगली का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस क्रिया में क्रमबद्धता का अवसर मिलता है क्योंकि हर उंगली का माप अलग होता है। छपाई के लिए एक बार में एक ही उंगली का प्रयोग करने से सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिलता। ब्लॉक पेंटिंग करने के लिए एक के टुकड़े, ऊन, मुरुतुड़े कागज तथा कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। धागे को रंग में डुबाकर और उसे पेंसिल पर लपेटकर आसानी से ब्लॉक बनाया जा सकता है। इसे कागज पर चलाकर डिजाइन बनाया जा सकता है। फिर एक दूसरा धागा रंग में डुबाकर और लपेटकर पेंसिल पर पहले वाले पैटर्न पर विपरीत दिशा में चलाकर एक नया पैटर्न बनाया जा सकता है। 27.6 ड्राइंग, पेंटिंग तथा ठप्पे के लिए सामग्री। 27.6.1 उपकरण। 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए चौक तथा क्रेयन सबसे उपयुक्त है। ये बाजार में आसानी से उपलब्ध है। रंगीन पेंसिलें पतली होती है और उनको अच्छी तरह पकड़ने की आवश्यकता है, इसलिए जिन बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक समन्वय विकसित हो चुका है उन्हें आप पेंसिलें भी दे सकते हैं।
फेल्ट पेन भी उपलब्ध है, पर ये महंगे होते हैं तथा जल्दी सूख जाते हैं। चौक तथा क्रेयानों का अनेकों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। आप चौक का प्रयोग करने से पहले उसे गीला कर सकते हैं। चौक से बच्चे दीवार या फर्श पर चित्र बना सकते हैं। इसे बच्चे आसानी से मिटा भी सकते हैं। 4-5 वर्ष के बच्चे जिनकी पकड़ अब मजबूत हो गई है, चारकोल या टूटी हुई ईंटों से भी फर्श या दीवार पर चित्र बना सकते हैं। लंबी उंडी वाले ब्रशों से आसानी से पेंटिंग की जा सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि आप हर बार दुकान से ही ब्रश खरीदें। किसी लकड़ी या उंडी के एक सिरे पर थोड़ी सी कई कपड़ा या स्पंज का टुकड़ा लपेटकर भी ब्रश बनाया जा सकता है। 27.6.2 कलाक्रियाओं के लिए सतह। ड्राइंग तथा पेंटिंग करने के लिए पुराने अखबार, पुराने लिफाफे, पुराने कागज, इस्तेमाल किए हुए कंप्यूटर के पुराने कागज तथा कापियां इकट्ठी की जा सकती है। इन्हें इकट्ठा करने में आप माता पिता को भी शामिल कर सकते हैं। दीवार तथा फर्श पर भी पेंटिंग की जा सकती है। इन्हें आप गीले कपड़े से या मिट्टी से पुताई करके साफ कर सकते हैं। बच्चे चाहे कागज, फर्श या दीवार पर ड्राइंग कर रहे हों, यह सुनिश्चित कर लें कि उनके काम करने के लिए पर्याप्त जगह हो, जिससे कि वे एक दूसरे को धक्का न दें। यदि बच्चों को चलने फिरने, हिलने डुलने की सुविधा नहीं है तो उससे उनके कार्य में बाधा पड़ सकती है और उनकी आपस में लड़ाई भी हो सकती है। काम करने के लिए पर्याप्त स्थान होने से कार्यकर्ता के लिए देखभाल करना तथा बाद में चीजें समेटना आसान होता है। यदि कलात्मक क्रियाओं के लिए मेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पर अखबार बिछा दें जिससे वह गंदी न हो। 27.6.3 रंग। पोस्टर रंग आसानी से उपलब्ध होते हैं और उनका उसी समय प्रयोग किया जा सकता है, परंतु ये महंगे होते हैं। गीले रंग पाउडर के रूप में मिलते हैं तथा एक साथ अधिक मात्रा में खरीदने पर काफी सस्ते पड़ते हैं। खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाले रंगों से भी पेंटिंग की जा सकती है। ये रंग खाने पीने की सामग्री बेचने वाले स्टोर में उपलब्ध होंगे। कुछ फूलों को पानी में उबालने पर सुंदर सा रंग तैयार हो जाता है। क्रेयन के टूटे टुकड़ों को उबालकर रंग बन सकता है, पर अक्सर इनसे पेंटिंग नहीं की जा सकती। रंग में गोंद डालन से वह गाढ़ा हो जाता है। पेंटिंग के लिए गेम तथा गीले पिसे चावल के पेस्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। रंगों को पर्याप्त मात्रा में तैयार करें और उसे छोटे छोटे डिब्बों में डालकर प्रयोग करने के लिए बच्चों को दें ताकि रंग इधर उधर गिरकर बर्बाद न हो। चित्रागार पेंटिंग ईजल के लिए छोटे छोटे गिलास सबसे अच्छे हैं क्योंकि इन्हें चित्राधार में रखा जा सकता है। थोड़ा फालतू रंग बनाकर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आपको परेशानी न हो। रंगों को सुरक्षित परंतु आसानी से उठाए जा सकने वाले स्थान पर रखें। क्रिया समाप्त होने पर बच्चों से बचे हुए रंग इकट्ठा करके अगली बार पेंटिंग करने के लिए संभाल कर रखने के लिए कहें। खाली बर्तन, ब्रशों तथा प्रयुक्त बर्तनों को धोकर साफ करके रखने से वे अगली बार प्रयोग करने के लिए तैयार मिलेंगे। सभी बच्चों को चीजें संभाल कर रखने में मदद करने को कहे। गर्मी के सूखे मौसम में रंग सूख जाते हैं। सूखे हिस्से को पानी में पिघलाने के लिए कुछ और समय चाहिए। रंगों को चौड़े मुंह वाली बोतलों में रखना चाहिए। यदि फर्श पर रंग बिखर गया हो तो उसे तुरंत साफ कर दें। एक बड़े प्लास्टिक या पुराने कपड़ों से बनाए गए एप्रन को बांधने से बच्चों के कपड़े खराब नहीं होंगे। रंग, गोंद या पानी का प्रयोग करते समय यह सावधानी रखनी जरूरी। 27.7 गीली मिट्टी। मिट्टी से 3 आयामों में सृजन करने का अवसर मिलता है, अर्थात मिट्टी से बनी चीजों में लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई होती है। जब आप पहली बार 3 वर्षीय बच्चों को मिट्टी प्लास्टिसीन या गीला आटा देते हैं तो वे अपना समय उसकी जांच पड़ताल में लगा देते हैं। वे उसे खींचेंगे, फेंकेंगे, गिराएंगे, मसलेंगे तथा उसे अनेकों प्रकार से मोड़ेंगे। मिट्टी के लोंदे को तोड़ना मरोड़ना एक संवेदनात्मक अनुभव है जिससे आगे चलकर बच्चों की छूकर वस्तु पहचानने की योग्यता विकसित होगी। इससे सूक्ष्म क्रियात्मक समन्वय में भी सुधार होगा। गीली मिट्टी से उपरोक्त प्रकार से खेलने से वे उसकी विशेषताओं से परिचित हो जाते हैं। इसके पश्चात वे उससे वस्तुएं बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत छोटे छोटे गोले या कुंडली बनाने से होती है।
4 साल के बच्चे आकृतियां बनाने लगते हैं और ये कुछ कुछ वास्तविक वस्तुओं जैसी लगती है। आप उनकी बनाई गई आकृतियों में आकारों को पहचान सकेंगे। वे कुंडली तथा गोलों को साथ जोड़कर पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। बच्चों द्वारा बनाई गई एक आम आकृति जो देखने में आती है वह है एक गोला बनाकर उसमें गड्ढे बनाना जो कि आंखें, नाक तथा मुंह का संकेत करते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने मॉडल को नाम भी देने लगते हैं। मॉडल को और अधिक रोचक बनाने के लिए गीली मिट्टी के साथ अन्य वस्तुएं भी मिलाई जा सकती है। आप बच्चों को एक पतली डंडी दे सकते हैं जिससे वे अपने द्वारा बनाए गए गोलों को पिरो दे। इसके लिए प्रत्येक गोले में एक छेद बनाना होगा। बाद में आप यह लकड़ी निकाल सकते हैं और इन गोलों को धागे में पिरोकर माला बना सकते हैं। मिट्टी की आकृतियों को सजाने के लिए पत्तियां, दालें, चावल तथा टहनियों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आंखें बनाने के लिए मिट्टी की आकृति में दाल या चावल चिपकाया जा सकता है। मॉडल बनाने के लिए गीली मिट्टी तैयार करना। कुम्हार के पास से इस्तेमाल के लिए तैयार मिट्टी मिल सकती है। इसको बनाने के लिए मिट्टी को कटकर उसे कई दिन तक पानी में भिगोकर रखा जाता है। बाद में पानी निकाल दिया जाता है। अब तक काफी पानी मिट्टी सोख लेती है। अब मिट्टी को पैरों या समतल आधार वाली ओखली से अच्छी तरह कूटा जाता है। अब यह प्रयोग करने के लिए तैयार है। मिट्टी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि उसे तोड़ा मोड़ा जा सके। इसे गीली बोरी से ढककर किसी बर्तन में रखें। सर्दी के मौसम में यह मिट्टी ज्यादा दिनों तक काम में आ सकती है। गेहूं के आटे में रंग मिलाकर गूंधे आटे से भी अच्छी आकृतियां बनाई जा सकती है ताकि यह कुछ दिनों तक रह सके, इसलिए इसमें नमक मिलाएं। प्लास्टिसीन यदि एक साथ अधिक मात्रा में खरीदा जाए भी महंगा नहीं पड़ता। इससे भी आकृतियां बनाई जा सकती है। आटे तथा प्लास्टिसीन में तेल मिलाने की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि ये मुलायम रहे। जब प्रयोग न कर रहे हों तो पॉलीथीन में डालकर कसकर कपड़े में बांध कर रखें। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 27.8 फाड़ना और चिपकाना। बच्चों को तस्वीरों वाली पुरानी पत्रिकाएं तथा अखबार दें। उन्हें उनमें से तस्वीरें फाड़ने को कहें। घर पर बनाई गई लेई तथा कुछ कागज तैयार रखें जिस पर बच्चे अपने फाड़े हुए चित्र चिपका सके। आपको पहली बार खुद करके देखना होगा कि कागज पर चित्र कैसे चिपकाए जाते हैं। अपनी पहली बनाई पेंटिंग भी बच्चे यहाँ चिपका सकते हैं। प्रारंभ में बच्चे तस्वीरों से पूरा कागज भर देंगे। जब वे चिपकाने में कुछ कुशल हो जाएं तो आप कागज पर कोई आकृति बनाएं और उसी की सीमा में बच्चों को उस पर तस्वीरें चिपकाने को कहें। जब बच्चे तस्वीरें चिपकाने में कुशल हो जाएं तो फिर उन्हें छोटे छोटे कागज के टुकड़े चिपकाने को कहें। बच्चों को पहले कागज के छोटे छोटे टुकड़े फाड़ने पड़ेंगे। छोटे टुकड़ों पर गोंद लगाने से उनके सूक्ष्म क्रियात्मक समन्वय सुधरेगा। यह क्रिया 3-4 वर्ष के बच्चों के लिए अच्छी है। बच्चे कागज से 3 आयामी वस्तुएं बना सकते हैं। कागज के टुकड़े फाड़ें तथा उन्हें गीला करें। एक कटोरी में उन टुकड़ों की एक परत बिछाएं। इस परत पर कागज की 7-8 परत गोंद से चिपकाएं। इसे कुछ दिनों तक सूखने के लिए छोड़ दें। जब यह सूख जाए तो कटोरी निकाल लें। कटोरी निकालना आसान है क्योंकि पहली परत तो केवल पानी से चिपकी है। 27.9 कागज मोड़ना। 5-6 वर्षीय बच्चों को कागज को अनेकों प्रकार से मोड़कर चीजें बनाना अच्छा लगेगा। आप उन्हें दिखाएं कि कागज से पंखा, नाव या थैला कैसे बनता है। तथापि यह सब कर सकने से पहले उन्हें कागज को मोड़ने के अवसर मिलने चाहिए। आप पाएंगे कि प्रारंभ में बच्चे एक मोड़ के ऊपर दूसरा मोड़ आसानी से नहीं लगा पाता है। आपको उन्हें यह करके दिखाना पड़ेगा और उसकी मदद करनी होगी। बाद में कागज मोड़कर आधा, चौथाई, वर्ग तथा त्रिभुज बनाना भी सिखाया जा सकता है। इस प्रकार कागज से बनी वस्तुओं को रस्सी से लटकाकर सजावट या शिक्षा सिखाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। 27.10 कागज काटना। कागज काटना एक ऐसी क्रिया है जिसमें सूक्ष्म क्रियात्मक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बच्चों को इन क्रियाओं के लिए हमेशा गोल नोक वाली कैंची ही दे। 3 वर्षीय बच्चे सफाई से कैंची से काट नहीं सकते, परंतु प्रयोग के दौरान वे कुछ देर के लिए कैंची के धारों का समन्वय कर थोड़ा बहुत कागज टेढ़ा मेढ़ा काट सकते हैं।
उंगली की मांसपेशियों पर पर्याप्त नियंत्रण प्राप्त होने के बाद ही बच्चे कागज को आसानी से काट पाते हैं। तब वे निर्देश से और मनचाहे ढंग से भी कागज काट सकते हैं। आप काटने के लिए क्या दे सकते हैं? प्रारंभ में सख्त पर जो बहुत मोटा न हो, ऐसा कागज उपयुक्त है। इस अवस्था में बच्चों का ध्यान काटने पर है, म की कोई विशिष्ट आकृति काटने पर। कागज इतना बड़ा होना चाहिए जिसे बच्चे दूसरे हाथ में आसानी से पकड़ सकें। लगभग 4 वर्ष की आयु के बच्चे तस्वीरें काट लेते हैं, पर ये टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तब आप उन्हें काटने के लिए नुकीली कैंची तथा पतले और छोटे कागज के टुकड़े दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे को अब उपकरण पर नियंत्रण करना आ गया है। 5-6 वर्ष के बीच वे तस्वीरों की छोटी छोटी आकृतियां भी काट सकते हैं, जैसे खरगोश के कान, पौधों की पत्तियां तथा हाथ की बाह्य आकृति। बच्चों द्वारा काटी गई आकृतियों का प्रयोग कोलाज में किया जा सकता है। जब वे कटी हुई आकृतियों का उपयोग कोलाज बनाने के लिए करेंगे तो बच्चों का कागज काटने में और भी आनंद आएगा। कागज को मोड़कर भी काटा जा सकता है। नीचे बताए गए तरीके से हाथ पकड़े हुए कई गुड़ियाएं बनाई जा सकती है। एक 30 सेमी लंबा तथा 10 सेमी चौड़ा कागज काटें। इसे आधे पर मोड़ दें, फिर उसे पुनः आधा मोड़े, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 27.11 कोलाज। कोलाज एक प्रकार का 3 आयामी डिजाइन है जो एक सतह पर विभिन्न वस्तुएं चिपकाकर बनाया जाता है। इस प्रकार कोई वस्तु या आकृति या दृश्य चित्रित किया जा सकता है। कोलाज बनाने के लिए ऐसी चीजें इकट्ठी कीजिए जो गोंद से चिपकाई जा सकें। बोतल के ढक्कन, नलकी, रस्सी, धागा, बालू, लकड़ी का बुरादा, पुराने बेकार कागज, कपड़ा, छोटे छोटे डिब्बे, पेंसिल की छीलन, बीज सची का कोई अंत ही नहीं है। कागज, पतले कपड़े तथा छोटे छोटे डिब्बों जैसी हल्की चीज के लिए घर पर बनाया गया गोंद लेई का उपयोग किया जा सकता है। मनके, बोलत के ढक्कन, बटनों का प्रयोग करते समय बाजारी गोंद की जरूरत पड़ती है। इन वस्तुओं को चिपकाने के लिए कागज, कपड़े या बोरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को मिलजुल कर कोलाज बनाने में बड़ा आनंद आता है। 2-3 बच्चे मिलकर कागज या कपड़े पर इसे बना सकते हैं। कोलाज बनाना शुरू करने से पहले बच्चों से इस बात पर चर्चा करें कि क्या बनाना है। हर बच्चे को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को यह निश्चित करने में मदद करें कि किस बच्चे को क्या बनाना है। मान लीजिए कि बच्चे चिड़ियाघर की सैर को चित्रित करना चाहते हैं। कुछ बच्चों को जानवर बनाने, कुछ को पेड़ पौधे तथा कुछ को दर्शक आदि बनाने को कहें। कक्षा में बच्चों की कुल संख्या के अनुसार आप बच्चों को 5-6 वर्गों में बांट सकते हैं। जो कुछ सोचा है उसे 3-4 बच्चे मिलकर एक कागज पर बना सकते हैं। गीली मिट्टी के मॉडल की ही भांति कोलाज भी एक ऐसी क्रिया है जिसमें 3 आयामी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। 27.12 तस्वीरों वाली किताबें बनाना। बच्चों को पुस्तकों से परिचित कराने के लिए उन्हें यह जानने में मदद करें कि तस्वीरों का कुछ अर्थ होता है, कि प्रतीकों का प्रयोग कुछ बताने के लिए किया जाता है, कि पुस्तकें सूचनाओं का स्रोत है। यह जरूरी नहीं है कि आप भी किसी नई संकल्पना से उन्हें परिचित कराना चाहें तो पुस्तक की दुकान या लाइब्रेरी ही जाएं। आप स्वयं बच्चे के साथ मिलकर पुस्तक बना सकते हैं। अपनी पुस्तक स्वयं बनाने का आनंद ही अनोखा है। कुछ चित्र काटें, कुछ खुद बनाएं, कुछ बच्चों से बनवाएं और किसी बड़े बच्चे से कटवाएं जहां संभव हो। बच्चे से इन चित्रों में रंग भी भरवाएं। जो चित्र इन बच्चों ने बनाए हैं या काटे हैं उनका उपयोग कहानियां गढ़ने के लिए करें। बच्चों को चित्रों पर आधारित कहानियां बनाने में बड़ा आनंद आएगा। अलग अलग पृष्ठों पर क्रम में ये चित्र चिपका दें जिससे एक कहानी बन जाए। आपकी कहानी की पुस्तक तैयार है। 3 वर्ष के बच्चों के लिए 4 पृष्ठों की पुस्तक पर्याप्त है। 6 वर्ष के बच्चे के लिए 16 पृष्ठ की पुस्तक काफी है। पुस्तक की योजना बनाने तथा तैयार करने में काफी मेहनत लग सकती है। तथापि वह पुस्तक कितने पृष्ठों की है इसका महत्व नहीं है। पुस्तक बनाना बच्चों को रुचिकर लगता है। प्रत्येक पृष्ठ पर साफ सुथरे अक्षरों में 1-2 वाक्य में कहानी लिखें। 4-5 वर्ष
आपके बच्चे चाहेंगे कि आप उन्हें पढ़कर बताएं कि क्या लिखा हुआ है। वे किसी अक्षरों की ओर संकेत कर सकते हैं। यह पढ़ने की शुरुआत है। वे समझ रहे हैं कि शब्दों, प्रतीकों का अर्थ होता है तथा अपनी बात कहने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है। उसे अवसर दे तो आप पाएंगे कि उसने पढ़ना भी शुरू कर दिया है। वह पंक्तियों पर उंगली रखकर कुछ कुछ बोलता है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उन्होंने लिखाई जैसे निशान कापियों पर बनाने शुरू कर दिए हैं। ये शॉर्ट हैंड लिपि जैसी लगते। यदि आपके घर में कोई शाला पूर्व बच्चा है तो आप उसे ऐसी पुस्तक बनाने में लगा सकते हैं। इसे इसमें बड़ा आनंद आएगा। 27.13 खिलौने बनाना। खिलौने न केवल बच्चों के जीवन को आनंदमय बनाते हैं, वरन उनसे उनके विकास में भी मदद मिलती है। यह सदैव संभव नहीं है कि हम खिलौने खरीदें ही, उनका मूल्य तो अधिक होगा ही। और इसके अलावा यदि आप किसी विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित कोई खिलौना खरीदना चाहते हैं जिससे बच्चे पर कोई विशिष्ट प्रभाव पड़े, तो हो सकता है कि वैसा खिलौना आपको न मिल पाए। बच्चे खिलौने से जल्दी ऊब भी जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद आपको नया खिलौना देना होगा। आप तथा बच्चे जब चाहे तथा जैसे चाहे अपने स्वयं के खिलौने बना सकते हैं। इसमें बच्चों को भी आनंद आएगा। उन्होंने कोई चीज बनाई है तथा यदि वह टूट जाती है तो आपको भी दुख नहीं होगा। बहुत थोड़े प्रयास से कुछ साधारण खिलौने बनाए जा सकते हैं। कुछ मोटे कागज लीजिए, पुराने कैलेंडर या चार्ट जो लगभग 15-20 सेमी लंबे तथा लगभग 10 सेमी चौड़े हों। उसे लंबाई में 2 सेंटीमीटर व्यास में नली के रूप में गोलाई में लपेटिए। दोनों बाहरी हिस्सों पर गोंद लगा दें या स्टेपल कर दें। आपके बच्चे के लिए दूरबीन तैयार हो गई। आप उसके एक तरफ के खुले स्थान पर 5 सेमी वर्ग का रंगीन कागज का टुकड़ा चिपका दें जिससे आर पार देखा जा सके। बच्चा अपने आसपास की चीजों को बदले हुए रंग में देखते देखते घंटों बिता देगा। घर पर बनाया यह दूरबीन किसी 3 वर्ष के बच्चे के लिए काफी है। विविधता लाने के लिए यह रंगीन पारदर्शी कागज हटाकर आप किसी दूसरे रंग का कागज वहां लगा सकते हैं। गति से खिलौने का आकर्षण बढ़ जाता है। निम्नलिखित प्रकार से खिलौना बनाएं। कुछ खाली डिब्बे लीजिए। हर डिब्बे के बीच में चौड़ाई में एक छेद कीजिए जो सतह से कम 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हो। इसी प्रकार इतनी ही दूरी पर 5-6 डिब्बों पर ऐसे ही छेद बनाइए। इन डिब्बों को मीठी रस्सी से एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए। दोनों छोरों पर गांठ बांध दीजिए जिससे रस्सी बंधी रहे। इनमें से एक डिब्बे की ऊपरी सतह पर 1.5 मीटर लंबी रस्सी बांध दे। अब बच्चे की अपनी रेलगाड़ी बन गई। 2.5-3 वर्ष के बच्चों को इस रेलगाड़ी के डिब्बों को घसीटने में मजा आएगा। 4 वर्ष के बच्चे डिब्बों को रंगना पसंद करेंगे। उसे इन अलग अलग डिब्बों को छोटी मोटी चीजों को छांटकर वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है तथा इस क्रिया को एक खेल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। बड़े बच्चे अपनी रेलगाड़ी में पहिए जोड़ना चाहेंगे और दरवाजे तथा खिड़कियां बनाना चाहेंगे। गीली मिट्टी के बने आदमी तथा सामान रखकर अधिक यथार्थवादी रूप दे सकते हैं। वैज्ञानिक संकल्पनाओं पर आधारित निम्नलिखित खिलौने आमोद प्रमोद के अच्छे साधन हैं। एक 20 सेमी इंच की लोहे की चादर लें और उसके किनारों को कपड़े या कागज के टुकड़ों से ढक दें जिससे बच्चों के हाथ में चोट न लग सके। सेलो टेप का प्रयोग कर इस लोहे की चादर की तली पर एक चुंबक लगा दें। बच्चों को कुछ छोटी मोटी चीजें इकट्ठी करने को कहें और उन्हें उन चीजों को एक एक करके लोहे की चादर को छुआते हुए ले जाने को कहें तथा देखें कि क्या होता है। इस तरह बच्चों को चुंबकत्व मैग्नेटिज्म से परिचित कराया जा सकता है। खेल द्वारा बच्चों को वजन की संकल्पना का भी ज्ञान कराया जा सकता है। किसी डिब्बे के बिल्कुल एक जैसे 2 ढक्कन लीजिए। इन दोनों ढक्कनों में समान दूरी पर या 4 छेद कीजिए। अब आपने जितने छेद बनाए हैं उतने ही धागे लें। ये सारे धागे समान लंबाई के होने चाहिए। ढक्कन की नाप तथा उसके वजन के अनुसार ये धागे 3 से 6 इंच तक लंबे होने चाहिए। प्रत्येक धागे का एक सिरा छेद पर बांध दें। अब एक बांस या पुराना फुटा लें जो 6 या 12 इंच का हो। डंडा अब एक ढक्कन में बंधे धागों के ऊपरी सिरों को बांस या फुटे के एक सिरे से बांध दे। इसी प्रकार दूसरे ढक्कन के धागे के सिरे भी फुटे के दूसरे सिरे पर बांध दे।
फालतू धागे को या तो काट दें या फुटे पर लपेट दें। अब खेलने के लिए तराजू तैयार हैं, जिससे बराबर, हल्का या भारी की संकल्पना समझाई जा सकती है। बच्चों को अनेकों प्रकार की चीजें इकट्ठी करने को कहें। उन्हें इस ढक्कन पर रखने को कहें और देखें कि क्या होता है। एक आकार परंतु विभिन्न वजन की चीजें तोलने के लिए बच्चों को कहें। उपरोक्त केवल कुछ उदाहरण मात्र है। ऐसी अनगिनत वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग आप बच्चों के लिए साधारण खिलौने बनाने के लिए कर सकते हैं। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसी खिलौना है जिसे आप बना सकते हैं? 27.14 पालनकर्ता की भूमिका। प्रत्येक क्रिया से बच्चों को कितना ज्ञान या आनंद प्राप्त होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पालनकर्ता कहाँ तक और कितनी रुचि तथा उत्साह दिखाती है। उपयुक्त वातावरण बनाना। स्वच्छ, मोहक और तनाव रहित वातावरण से बच्चे स्वच्छता और सफाई को आदतें सीखते हैं तथा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे सौंदर्य बोध में सहायता मिलती है। प्रत्येक बच्चे को सुंदरता की सराहना करने तथा उसका आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। सुंदरता सराहने से हमारा तात्पर्य महंगी व भड़कीली सजावट की चीजों से नहीं है। आसपास की सुंदरता को बढ़ाने के लिए साधारण पर आकर्षक, रंग बिरंगी वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी सजावट की सामग्री खरीदना जरूरी नहीं है और न ही ऐसी सामग्री बनाने की आवश्यकता ही है जिसमें बहुत सारा समय और मेहनत लगती है। दीवारों, अलमारियों या खिड़कियों पर बच्चों द्वारा बनाए चित्र, पेंटिंग, मॉडल इत्यादि लगा सकते हैं जिससे कमरा सुंदर लगे। जब बच्चे अपने आसपास की चीजों को देखना, उन्हें परीक्षण करना तथा उनके बारे में बात करना बंद कर दें तो यह संकेत है कि उन्हें बदल दें। परंतु एक साथ ही सारी चीजें न बदल डालें। पूरी तरह से बदलने पर कमरा अजनबी सा लगने लगेगा। सजावट, सज्जा में व्यस्त न होने पर आपके पास जो समय बचता है उसे आप बच्चों के साथ बिता सकते हैं। घर या शाला में एक सुखद तथा तनाव मुक्त वातावरण होने पर बच्चे आश्वस्त और उन्मुक्त रूप से क्रियाओं में भाग ले पाते हैं। बच्चे जब केंद्र में आएं तो उनका स्वागत करें और उनसे बातचीत करें। बच्चे अपने अनुभव आपको बताना चाहेंगे। उनके बारे में बात करने में उन्हें आनंद आता है। इस कारण यह आवश्यक है कि बच्चों के केंद्र में आने से पहले ही उस दिन की जाने वाली क्रियाओं संबंधी तैयारियां पहले से ही कर ली जाएं। बच्चों के लिए कला संबंधी क्रियाएं आयोजित करने के अनेकों लक्ष्यों में से सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें आमोद प्रमोद प्रदान करना। बच्चे जो भी करते हैं उसमें उन्हें आनंद मिलना चाहिए। शाला पूर्व बच्चों के लिए लगभग सभी कला क्रियाएं अर्थपूर्ण है, परंतु क्रियाओं के अनुचित चुनाव से तथा आपके कठोर व्यवहार से बच्चों का सारा आनंद समाप्त हो सकता है। किसी भी खेल क्रिया को आयोजित करते समय बच्चों की आयु, उनके विकास का स्तर तथा उनकी रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए। कला संबंधी क्रियाएं शिक्षाप्रद भी है और आनंदप्रद भी, और इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनी वस्तुएं उपयोगी भी है और कलात्मक भी। यह कारण है कि दैनिक पाठ्यचर्या में कला संबंधी क्रियाएं अवश्य होनी चाहिए। 27.15 सारांश। इस इकाई में बच्चों के लिए कला संबंधी क्रियाएं आयोजित करने के संबंध में सुझाव दिए गए हैं। कला संबंधी क्रियाएं बच्चों को आनंद प्रदान करने के अलावा शिक्षाप्रद भी होती है। इनके द्वारा बच्चों को अपने विचारों, कल्पनाओं तथा भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। बच्चों द्वारा बनाई गई कलात्मक वस्तु या चित्र वास्तविक चित्रण नहीं होगा, परंतु इस कारण बच्चों के सृजन की आलोचना न करें। बच्चों के लिए तो कलात्मक क्रिया में भाग लेना अपने आप में ही संतोषप्रद और आनंददायक है। वे आपके द्वारा दिए गए रंगों और ब्रशों का प्रयोग करने में काफी देर व्यस्त रहेंगे। चित्रकारी तथा पेंटिंग ऐसी क्रियाएं हैं जो बच्चों के किसी भी केंद्र में आयोजित की जाती हैं। बच्चों को आप इन्हीं क्रियाओं को विभिन्न प्रकार से करने के तरीके सिखा सकते हैं। आप बच्चों को बताएं कि ब्लो पेंटिंग, रेत से पेंटिंग, धागे से पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग, मार्बलिंग, हाथ से तथा फूल पत्ती से पेंटिंग कैसे की जाती है। बच्चे अखबारों, चार्ट पेपरों, दीवार, फर्श, खिड़कियों के शीशों पर चौक, क्रेयन, रंगों के पाउडर, गीले रंग, फेल्ट पेनों, गेरू तथा पिसे गीले चावल से चित्रकारी तथा पेंटिंग कर सकते हैं। बच्चों को गीली मिट्टी से खेलने में आनंद आता है। आप कंकड़,
टहनियाँ, दालें, चावल के दाने आदि उपलब्ध रखें जिससे बच्चे उन्हें अपने बनाए मॉडलों पर चिपकाकर उन्हें सुंदर बना सकें। आप बच्चों के लिए छापना, फाड़ना, चिपकाना, कागज काटना, कागज मोड़ना, चित्र वाली पुस्तकें तथा खिलौने बनाना जैसी अन्य कला क्रियाएं भी आयोजित कर सकते हैं। इन क्रियाओं के लिए आपको महंगी वस्तुएं खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस इकाई में इन क्रियाओं में प्रयोग करने के लिए घर में आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री का प्रयोग करने के सुझाव दिए गए हैं। कला संबंधी क्रियाओं के लिए शिक्षिका को पहले से कुछ तैयारी रखने की आवश्यकता है तथा क्रिया समाप्त होने के बाद कुछ सफाई की। आपको सफाई तथा व्यवस्था बनाए रखने के विषय में इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि बच्चे का आनंद ही समाप्त हो जाए। एक आरामदेह तथा सुखद वातावरण बनाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।